बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब अहमद फ्रॉम केएमयू। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स डेवलपमेंट पर है। लेकिन लेक्चर शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पैथोलॉजी भी पढ़ी, फिर हमने पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ी। पैथोलॉजी जो है ना वो हमारे साथ पैथोजेंस आ जाते हैं और डिजीज़ काज कर लेते हैं। अब जब डिजीज़ काज हो जाता है ना और उसकी फंक्शनल वाइज चेंज आ जाती है, जिस तरह वो फंक्शन करती थी लेकिन वो अब फंक्शन वो अपने हद से बहुत ज़्यादा कर लेता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल है, वो अपने हद से बहुत ज़्यादा कर लेता है या वो अपना फंक्शन बहुत कम कर लेता है। तो ये हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी हो गई। ठीक है, फिर हमने कहा कि पैथोजेंस हमारे साथ डिजीज़ काज कर लेते हैं। ठीक है, अब जब डिजीज़ काज कर लेते हैं तो उसके मुताबिक बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है, और वो किस तरह डेवलप होता है, इसके साथ कौन कौन सी फील्ड जो है ना वो हमारे साथ उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, उसके हमारे साथ रिस्क फैक्टर क्या है। ठीक है, कौन सी रिस्क फैक्टर जो है ना उससे जो है ना वो हालत आती है हमारे साथ, ये डिजीज़ आती है। ठीक है, उससे डिजीज़ आती है हमारे साथ। इथियोलॉजी काजेज ऑफ डिजीज़ क्या है, ठीक है, ये अब हम जो है ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो हमारे साथ है ना, उसने जो हमारे साथ डिजीज़ की डिफिनीशन की है वो क्या है। डिजीज़ a condition of body or some part of organ of the body in which functions are disrupted or rearranged। सिंपल सी बात की है कि हमारे साथ जो बॉडी है और उसकी जो कंडीशन है, ठीक है, उसकी जो कंडीशन है, अब जब वो कंडीशन हमारे साथ ऑर्गन या किस बॉडी की किसी पार्ट भी वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन किसी इन्वायरमेंट की वजह से, कोई चेंजेस की वजह से हमारे साथ वो डीअरेंज हो गया। ठीक है, उसमें या तो वो डिस्टर्ब हो गया, वो ख़राब हो गया, उसकी हमारे साथ नतीजे में जब वो रिजल्ट निकलता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी फंक्शंस कमज़ोर या बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है, तो उसको हम डिजीज़ कह लेते हैं। ठीक है, अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और सम पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच इट्स फंक्शन आर डिस्टर्ब्ड और डिअरेंज। सिंपल सी बात है, कंडीशन है किसी पार्ट का, जो किसी बॉडी का, ठीक है, अब जो है ना वो नॉर्मल फंक्शन कर रहता है, लेकिन किसी डिजीज़ की वजह से अब वो डिस्टर्ब हो गया या डीअरेंज हो गया है। ठीक है, अरेंजमेंट इस तरह थी, अब जो है ना वो उसकी अरेंजमेंट चेंज हो गई है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट की तौर पर अगर हम जो है ना इसकी डिफिनीशन करें फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डिजीज इज डिफाइंड एज अ माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के मुताबिक अगर इसकी एग्जांपल मैं इस तरह कर लेता हूँ, हमारे साथ जो है ना अब गर्मी है, ठीक है, तो जब गर्मी है तो इसमें हम जो है ना थिन कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ठंडे पानी पीती है, ठीक है, हम जो है ना अपने जो प्रिजर्वेशन है, ठीक है, स्वेटिंग से जो है ना हम अपने आप को दूर करते हैं ताकि हम जो है ना वो डिहाइड्रेट से बचे। अगर हम ये नहीं करते, ठीक है, हम थिन कपड़े नहीं पहनते, हम अपना हाइड्रेशन का ख्याल नहीं जो है ना कर दे, तो हमें बीमारी जो है ना वो काज होती है या नहीं। हम इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो माल एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक है, एडजस्टमेंट माल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के खिलाफ हम अभी जा रहे हैं, तो उसी की वजह से अगर हमारे साथ चेंजेस आ गई है तो उसको हम डिजीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या की है, द टर्म डिजीज लिटरली मीन्स विदाउट ईज। उसमें जो है ना वो हम कुछ सही से फील नहीं करते हैं। ठीक है, जब डिजीज़ आ जाती है ना, वो बंदा कह लेता है, वो पेशेंट कहता है कि मुझे पता नहीं लेकिन मैं जो है ना टेंशन में हूँ, मेरा जो है ना वजूद ख़राब है, पता नहीं है वजूद ख़राब है, तो वो क्या है, विदाउट ईज। द अपोजिट ऑफ ईज व्हेन समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी फंक्शन। अब जो है ना वो ईज हम बोलते हैं ना कि जो है ना सही से काम चल रहा है, ठीक है, हमारा बॉडी फो जो है ना वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, अब विदाउट ईज हो गई है, ठीक है, कोई जो है ना डिसफंक्शन आ गई है, तो उसको हम फिर डिजीज़ कह सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने बात की, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली जो हमारे साथ डिक्शनरी है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने डीअरेंजमेंट और डिस्ट्रप्शन की बात की, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ने इन्वायरमेंटल की बात की, और हमारे साथ लिटरली जो हमारे साथ
अब जो डायरेक्टली हम मीनिंग इससे लेते हैं ना, तो वो क्या है कि विदाउट ईज। अब ये डिजीज़ आती जो है ना किस तरह आती है और किन वजह से आती है, तो वो हमारे साथ क्या है, ये डिजीज़ इथियोलॉजी में आती है। ठीक है, डिजीज़ इथियोलॉजी को हम काज ऑफ डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ इथियोलॉजी बेसिकली मीन्स व्हाट आर द पॉसिबल काजेस फॉर द डिजीज़, कि पॉसिबल काज ऑफ डिजीज़ क्या है, चाहे वो हमारे साथ इन्वायरमेंटल हो, जेनेटिकली हो, हमारे साथ मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ टिश्यू जो है ना सारे टिश्यू ख़राब हो जाता है उसकी लेवल भी हो सकता है, एक सेल से भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे साथ काजेज़ होते हैं। तो इथियोलॉजिकल फैक्टर्स उन्होंने इस जो है ना इधर दो बातें की है। ठीक है, अब इधर बात की हुई है हाईलाइटेड पॉइंटेड में कि देयर मे बी मोर देन वन काज ऑफ डिजीज। अब इन्होंने बात की है, सबसे पहले जो है ना मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, कि हमारे साथ दो किस्म के जो है ना इथियोलॉजिकल फैक्टर हैं, एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है और दूसरा प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स है। तो प्री डिस्पोजिंग ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, जिस तरह के मैं बोल लेता हूँ एज। ठीक है, जिस तरह मैं जो है ना रेस बोल लेता हूँ, नस्ल जो है ना नस्ल परस्त। ठीक है, तो ये एज हमारे साथ मॉडिफाई हो सकता है नहीं, एज तो जो है ना वो टाइम तो गुजर रहा है और वो जो है ना ओवर एज हो रहा है, वही जो है ना उसको जो है ना नॉन मॉडिफाइबल है। अब जब मॉडिफिकेशन होती है तो उसको हम फिर प्रिसिपिटेटिंग में डाल लेते हैं, आगे आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो है ना आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रिसिपिटेटिंग में जिस तरह मैं एक बोल लेता हूँ इन्वायरमेंट हम चेंज करते हैं ना। ठीक है, उस पेशेंट की कॉम्फर्टेबल देने के लिए हम जो है ना इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं। वो जो है ना शोर में जो है ना रहना पसंद नहीं करते, तो उनको हम कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देते हैं जिधर शोर ना हो। वो चाहता है कि हमें जो है ना मुझे टीवी लगा दो और जो है ना बाहर वाले जो नॉइसेस है उसको जो है ना दूर कर लो, हम उस तरह कर लेते। तो अब वो मॉडिफाई हो रहा है तो उसको हम फिर प्रिसिपिटेटिंग में डाल लेते। अगर मॉडिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल है, तो उसको हम फिर डिस्पोजिंग में डाल लेते हैं। अब ये बोलते हैं कि डिजीज़ जो है ना सिर्फ वो एक जो है ना वो काज से जो और डिजीज़ जो आती है ना उसकी एक काज नहीं होती है, सिंपल सी बात है। जिस तरह के अब पर्सन में हाई ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर एक बंदे का ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी कई वजूहत हो सकती है, लेकिन इधर जो है ना उन्होंने दो दिए हुए हैं। उसकी जो है ना फैमिली हिस्ट्री से आ रहा है। ठीक है, एक बंदा आपको कहता है ना कि मेरा ब्लड प्रेशर, लेकिन मेरा ख़ानदानी ब्लड प्रेशर है। ठीक है, मेरे बाप को भी है, मेरे जो है ना मदर को भी है, मेरे ग्रैंडफादर को भी है, ये हमारे साथ जो है ना फेमिलियर आ रहा है। ठीक है, फैमिली वाइज आ रहा है, तो ये एक जो है ना इसकी रिस्क जो काज हो गई है। दूसरा अभी क्या बोल रहे हैं कि ही इज़ ओवर वेट। वेट जो है ना अगर वो बहुत ज़्यादा ओबीस है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा है, हार्ट चाहता है कि वो जो जितने भी पार्ट्स है बॉडी के उसको जो है ना खून पास कर लाए। ठीक है, लेकिन वो ओबीस है, फिट ये, तो वो हार्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पंपिंग जो है ना तेज़ कर लेते हैं, तो उसी की वजह से हमारे साथ ब्लड प्रेशर जो है ना हाई हो जाता है। तो वो ओवरवेट की वजह से भी हो सकता है। दूसरी बात हो गई है डज नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली, और ये हमारे साथ ब्लड प्रेशर इसलिए ज़्यादा हो गया है, एक तो वो ओबीस हो गया, दूसरा वो जो है ना जेनेटिकली जो है ना फैमिली वाइज आ रहा है, तीसरी बात जो है ना वो एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि जो है ना मेरा स्टेमिना नहीं है। ठीक है, तो अगर उसने एक्सरसाइज शुरू की तो एक दफ़ा जो है ना उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, 2 3 4 दफ़ा, इस तरह वक्त आएगा कि वो एक्सरसाइज फिर करेगा और उसको जो है ना हाइपरटेंशन काज नहीं होगी, उसका जो है ना हमारे साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और बैड ईटिंग हैबिट्स इसी की वजह से भी है ना, फास्ट फूड की वजह से, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से हमारे साथ हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई इथियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इथियोलॉजिकल फैक्टर्स में हम जो है ना दो बातें करते हैं, प्री डिस्पोजिंग वही वाली बात, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल ट्रिगर फैक्टर्स। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ दिस फैक्टर इज टू इंटेंसिफाई द इफेक्ट्स, ये सिर्फ जो है ना वो ज़्यादा कर रहा है। जिस तरह के मैंने जो है ना बोला आपको एज का, जेंडर का, रेस, जेनेटिक बैकग्राउंड, इन्वायरमेंटल कंडीशन, सॉरी इन्वायरमेंटल कंडीशन उन्होंने क्या बोला इसमें जो है ना
प्रीडिस्पोजिंग में डाले हुए, नॉन मॉडिफाइबल है, ठीक है। तो the functions of these vector is to intensify the effects of causative factor to promote the onset and development of disease। अब उसको जो है ना वो इंटेंसिफाई हो सकता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना इंटेंसिफाई, वो causative factor जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। किस वजह से? क्योंकि उसकी ऑनसेप्ट और उसकी डेवलपमेंटल डिजीज जो है ना वो उसको इंक्रीज कर रही है, ठीक है। उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होनी जो है ना वो नहीं चाहते हैं, जैसे कि जेंडर। अब जब मैं बोल लेता हूँ कि रॉयल फैमिली में जो हमारे साथ लंदन में वाक़ है ये फैमिली, उसको जो है ना हीमोफीलिया बीमारी है, ठीक है। तो अब उसको जो है ना हम जो उसको मॉडिफाई तो नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जब हम उसको मॉडिफाई करें तो उसको जेंडर को अलग सा रखे और उसको एक नाम दिया हुआ है रॉयल फैमिली। तो अब वो जेंडर में उसकी जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग वाली फिनोमिना आ रही है, उसकी ब्लड क्लॉटिंग जो है ना वो सही तरह नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो है ना इस तरह तो नहीं कर सकते कि हम जो है ना उसकी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है ना वो जो बॉडी है उससे जो है ना हम उससे निकाल दें, नहीं, वो जेंडर है, वो जेनेटिकली आया हुआ है, ठीक है। इस तरह एज, रेस हो गई है, ठीक है, नस्ल, हमारे साथ जेनेटिक बैकग्राउंड और एनवायरमेंटल कंडीशन हो गई है। अब प्रिसिपिटेटिंग ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है ना वो चेंजेस हो सकते हैं उसमें, तो वो क्या है चाहिए, तो ये कि इन्वायरमेंटल कंडीशन इसमें जो है ना मौजूद होता, ठीक है, क्योंकि उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये देख लेंगे। These factors promotes the development of disease and influences the time illness onset। अब ये फैक्टर जो हमारे साथ आते हैं प्रिसिपिटेटिंग या ट्रिगरिंग फैक्टर्स में, इसकी जो डिजीज की डेवलपमेंट है और इन्फ्लुएंसेस है वो ज़्यादा कर रहे, वो किसी टाइम तक की हद तक होता है, ठीक है। किसी इलनेस जब आ जाता है, जिस तरह मोबाइल मैं बोल लेता हूँ एक डिजीज काज हो गई और उसमें फीवर आ गया, तो फीवर तो इस तरह नहीं होता है ना कि जो है ना वो साल ही आता है, नहीं, वो सिर्फ जो है ना वो डिजीज आ जाती है, कोई डिसफंक्शन की वजह से हमारे साथ फीवर आती है तो वो दोबारा चली जाती है। जिस तरह के इमोशनल चेंजेस, कभी वो खफा होता है, कभी वो जो है ना वो खुश होता है, टेम्परेचर ज़्यादा कम, एक्सरसाइज, तो टेम्परेचर जो है ना वो भी इन्वायरमेंटल में आ गया। एक्सरसाइज, वो अभी एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन वो नहीं कर रहा है, थक गया है, वो अभी बैठ रहा है। आर प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ एंजाइना, ठीक है। तो ये हो गई हमारे साथ थियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हमारे साथ रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर हम बोल लेते हैं ना कि अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आपको ये डिजीज काज हो सकती है, तो ये अब बंदा अब रिस्क में है, ठीक है, उसको रिस्क फैक्टर है, शायद उसको ये बीमारी लगे, शायद उसको जो है ना इन्फ्लुएंजा वायरस लगे, शायद उसको जो है ना ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है ना वो बीमारी आ जाए, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर अभी वो है नहीं लेकिन रिस्क में है, शायद उसको आ जाए, ठीक है। एनी एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डिजीज डेवलपिंग ऑफ डिजीज, कि उसकी लाइकलीहुड जो है ना वो हमारे साथ वो डिजीज की डेवलपमेंट जो है ना वो ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। रिस्क फैक्टर हो गई एक, जो है ना वही वाली बात जो है ना मैंने बात इधर रिपीट की इंग्लिश में, लेकिन मैंने जो है ना उर्दू में बोला, जिस तरह के शायद उसको वो बीमारी पड़े, उसकी वो चांसेस बहुत ज़्यादा करता है उस डिजीज़ की। इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स आर अंडरवेट, अनसेफ सेक्स। अब हमारे साथ रिस्क फैक्टर किस तरह आते हैं, जिस तरह वो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडॉप्ट नहीं करता है, वो हमारे साथ अंडरवेट है, वो जो है ना अच्छी तरह न्यूट्रॉन्स नहीं लेता है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेता है, तो उसकी इम्यून सिस्टम जो है ना वो हमारे साथ कम हो जाती है, तो उस इम्यून सिस्टम की वजह से उसको रिस्क फैक्टर है कि ये डिजीज काज हो जाती है। अनसेफ सेक्स, मल्टीपल जो है ना सेक्स पार्टनर, हाई ब्लड प्रेशर, टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन एंड अनसेफ वाटर, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द डिजीज, ठीक है। अब इथियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज, अब हमने बोला ना कि हमारे साथ एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ट्रिगरिंग और नॉन मॉडिफाइबल, उसी की बुनियाद पर हमारे साथ इथियोलॉजिकल जो काजेज आती है उसकी क्लासिफिकेशन अब किस तरह हम कर दें। तो इस तरह है कि कुछ डिजीजेस हमारे साथ इनहेरिटेड और फेमिलियल होती है, फैमिली में आती है, ठीक है।
तो usually comes from both or one parents. Not all of these diseases are inherited. some may occur from the environmental influences. कुछ जो है ना वो इस तरह नहीं होता है कि सारे जो है ना वो इनहेरिटेंट आते हैं, नहीं, कुछ इस तरह है कि वो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस की वजह से आते हैं। जिस तरह मैं बोल लेता हूँ, डायबिटीज़ क्रिस क्रॉस में जाती है ना, मदर से जो है ना वो सन को जो है ना वो फिर से डॉटर, इस तरह वो जाती क्रिस क्रॉस में जाती है ना, तो वो सिर्फ वो इनहेरिटेंट ही है। अब जब मैं बोल लेता हूँ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, अब म्यूटेशन हो गई है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो गई, जैसे एक्सरे मशीन को जो है ना वो एक्सपोज दोबारा से एक्सपोज हो रहा है, तो उसकी सेल के अंदर जो डीएनए हो उसमें म्यूटेशन हो जाती है, तो ये इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है या नहीं? ठीक है, तो ऑल जो है ना वो इनहेरिटेड नहीं होता है, कुछ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी होता है। एग्जाम्पल, एवरीवन इन द फैमिली गेट्स सिक फ्रॉम द वाटर। अब इस तरह है ना, वाटर जो है ना वो हमारे साथ नेचुरली है, ठीक है, तो वो जो है ना वो बोल लेते हैं कि ये मैं जो है ना ये पानी पी लेता हूँ तो जो है ना वो बीमार हो जाता हूँ, तो ये हमारे साथ इनहेरिटेंट है, ठीक है। अब कंजेंशियल, ठीक है, कंजेनिटल या कंजेंशियल जो है ना दोनों बोल लेते हैं लोग। डिजीज दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, हमारे साथ जो पैदाइशी बीमारी होती है, अब इस तरह नहीं होती कि पैदाइशी हमारे साथ जेनेटिकली हो गई है, ठीक है, हेरिडिटी हो गई है, नहीं, जब ये बच्चा पैदा हो जाता है तो ये जब पैदा हो जाए उसकी डिलीवरी टाइम के साथ साथ ही उसमें कोई चेंजेस आ जाती है तो उसको हम कंजेनिटल कहते हैं। इस तरह नहीं होता है कि उसकी जीन में जो है ना वो म्यूटेशन आई हुई है, ठीक है, वो म्यूटेड है, और वो पैदाइश से पहले जो है ना वो प्रेगनेंसी के दौरान ही वो जब अंदर था, माँ के अंदर के पेट के अंदर था तो उसमें वो बीमारी थी, नहीं, कंजेनिटल जिस तरह पैदा हो जाता है और वो बीमारी आती है तो उसको हम कंजेनिटल या कंजेनिटल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। डिजीज दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, these disease may or may not be inherited, वही वाली बात, they may be just because by the birth defect, वही वाली बात जो है ना उन्होंने बताई हुई है। नॉट ऑल हेरिडिटी डिजीज आर कंजेनिटल, नॉट ऑल कंजेनिटल डिजीज आर हेरिडिटी, वही वाली बात जो है ना मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब कुछ इस तरह डिजीज है जो इन्फेक्शन से जो है ना वो हमारे साथ आ जाते हैं। दीज आर डिले फ्रॉम इन्वेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लिविंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया, वायरस हो, फंजाई हो, प्रोटोजोन, जो भी पैथोजन हो, वो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और जब हमारे साथ इम्यून सिस्टम उसमें एक्टिवेट होता है और उसी की वजह से साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसको हम फिर कहते हैं कि ये इन्फेक्शियस डिजीज आई हुई है। ट्रोमेटिक डिजीज, हादसा आ गया, दिस डिजीज आर कॉज बाय सम पार्ट ऑफ फिजिकल इंजरी, जब फिजिकल इंजरी हो गई, जैसे एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, ठीक है, उसका जो है ना हाथ जो है ना वो तोड़ गया, उसकी पाँव जो है ना वो तोड़ गई है, ठीक है, तो वही हमारे साथ ट्रोमेटिक डिजीज है। एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, एक्सट्रीम हॉट और कूल एंड रेडिएशन एक्सपोजर ट्रोमेटिक डिजीज में आती है, ठीक है। ये सिर्फ वो आपको जो है ना क्लासिफिकेशन करेगी कि किन किन चीज़ों से हमारे साथ वो डिजीज आती है। डिजेनरेटिव डिजीज जिसमें डिजेनरेशन हो रहा है, वो बुरापन जो है ना हम बोल लेते हैं, हमारे साथ जो रेमोटाइड अर्थराइटिस है वो डिजेनरेटिव डिजीज है ना, उसमें वो जो है ना वो अर्थराइटिस में ये हमारे साथ ये बोन जो है ना वो उसको वो बुरापन में बदल जाते हैं, वो जो है ना फ्रेजाइल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कैल्शियम जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, ठीक है। सो दे आर कॉज्ड बाय द डिजेनरेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, दे यूजुअली कम विद द एज, तो ये एज के साथ आता है ना, रोमाटाइड अर्थराइटिस हमारे साथ एज के साथ आता है ना। एग्जाम्पल, ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोआर्थराइटिस, वही वाली बात है, ठीक है। अच्छा, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज अब हमारे साथ क्या है? दिस इज वन द डिजीज कॉज एन एग्जीगरेटेड और लो रिस्पॉन्स बाय द इम्यून सिस्टम, जब हमारे साथ इम्यून कंप्रोमाइज बंदा आ जाता है, ठीक है, तो जब इम्यून कंप्रोमाइज होता है तो वो हमारे साथ इम्यून सिस्टम उस तरह एक्टिवेट नहीं होता है। अगर फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, पैथोजेंस आ जाते हैं, कोई जो है ना म्यूटेशन हो जाती है तो वो सही तरह उसे डिटेक्ट नहीं करती है। कैंसर सेल में जो है ना वो एबनॉर्मल जो है ना वो हमारे साथ डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो वो इम्यून सिस्टम जो है ना अगर कंप्रोमाइज हो तो वो और सीवियरिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इम्यून डिजीज, दिस इज व्हेन द डिजीज काज एन एक्सग्रेटेड और लो रिस्पॉन्स बाय इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ फॉरेन एंटीजन। एग्जांपल, ग्रेविस डिजीज जिसमें हाइपोथायराइडिज्म और पैराथायराइडिज्म वही वाली बात है, ठीक है। HIV और हमारे साथ जो ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस है, ठीक है, तो सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस
ये जो है ना हमारे साथ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज से आती है। न्यूप्लास्टिक जो कैंसर वाली डिजीज होती है, दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, जिसमें मेटास्टेसिस हो रही है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो है ना पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था बिनाइन और हमारे साथ मेलिग्नेंट, तो वही वाली मेलिग्नेंट की बात कर रहे हैं। So these diseases are caused by the abnormal cell growth in the body that can lead to benign or malignant tumor, इधर लिखा हुआ है। अब हमारे साथ कुछ डिजीज इस तरह आ जाते हैं जिस तरह मेटाबॉलिक में जो है ना वो हमारे साथ डिसअरेंजमेंट हो जाती है। दिस डिजीज अगर बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे कि डायबिटीज मिलाइटस, तो मेटाबॉलिक डिजीज में हमारे साथ क्या है, पेंक्रियाज जो है ना वो हमारे साथ जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, या जो है ना वो सप्रेस हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज मिलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस, उसमें जो है ना एक में सप्रेस हो जाता है और दूसरे में जो है ना वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये हमारे साथ मेटाबॉलिक डिजीज हो गई है। तो जब वो होता है तो ग्लूकोज जो है ना हमारे साथ ब्लड में बहुत ज़्यादा घूमता है। ठीक है, वो जो है ना इंजरी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जो है ना वो स्टोर नहीं होते, तो ये जो है ना मेटाबॉलिक हो गई है ना। ठीक है, अब अच्छा मॉलिक्यूलर डिजीज, कोई दिस डिजीज रिजल्ट फ्रॉम अ डिफेक्ट इन सिंगल मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी, जिस तरह हम जो है डीएनए की बात की थी, तो सिकल सेल एनीमिया में हमारे साथ जो ग्लूटामीन है वो हमारे साथ वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लूटामीन जो है ना वो अमाइनो एसिड वेलिन की जो है ना वो जो ग्लूटामीन है उसके बजाय वेलिन आ जाते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया, तो ये एक अमाइनो एसिड की वजह से हो गया। ठीक है, तो जब एक अमाइनो एसिड की वजह से हो गया तो उसको हम मॉलिक्यूलर डिजीज कह सकते हैं। साइकोजेनिक, mental worry, emotional, mental stress. Physical disease caused by the emotional or mental stress, the mind changes the body physiology so that the body parts break down. तो जब हमारे साथ इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस खराब हो गई है, ठीक है, जिस तरह हम सोने अच्छी तरह सोचते नहीं है, सही तरह मैसेज जाता नहीं है ब्रेन को, ठीक है, तो जब ब्रेन को मैसेज नहीं जाता है तो वो किस तरह जो है ना वो रिएक्ट करेगा, तो हमारे साथ अल्सर और अस्थमा जिस तरह जो ये हमारे साथ डिजीज है उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ साइकोजेनिक डिजीज में आ गई है। ठीक है, हाइड्रोजेनिक, हम जो है ना किसी फिजिशियन ने जो है ना इस स्लाइड का जो है ना खुलासा बोल लेता हूँ, किसी फिजिशियन ने, किस नर्स है, किस डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिख दी, ठीक है, और उस एडवर्स और कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमारे साथ अगर एक दूसरी डिजीज आ जाती है तो उसको हम हाइड्रोजेनिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजेनिक डिजीज वाले जो हमारे साथ लोग होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर, साइकोजिन, वही वाले जो है ना जो हमारे साथ दवाइयाँ लिखते तो अगर दवाइयाँ एक तो अपना काम कर लेते हैं लेकिन उसके साथ हमारे साथ और कोई डिजीज आ जाती है तो उसको हम हाइड्रोजेनिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशनल डिजीज, दीज आर काज्ड बाय डिफिशियंसी इन प्रोटीन्स, कैलोरीज और विटामिन, जैसे मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया वाली बात है। तो एनीमिया का जो है ना वो आपने सिकल सेल एनीमिया की नहीं बात लेनी है, हमने जो है ना परनीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, जो हमारे साथ विटामिन B12 की वजह से होता है, तो विटामिन B12 की वजह से अगर एनीमिया काज हो जाए तो वो न्यूट्रिशनल है ना। ठीक है, अच्छा दीज आर काज बाय डिफिशियंसी इन प्रोटीन्स, कोई प्रोटीन्स की वजह से आता है, कोई जो है ना हम सही तरह खुराक नहीं लेते तो वो न्यूट्रिशनल डिजीज में आ जाती है। आइडियोपैथिक, अननोन काज से, ठीक है, और इधर बात की हुई है दिस डिजीज आर काज्ड बाय अननोन सोर्सेज, एग्जांपल मोर देन 90% ऑफ हाइपरटेंशन केसेस हैव एब्सोल्युटली नो काज। हाइपरटेंशन होती है उसको जो है ना वो हाइपरटेंशन काज होती है और उसको बोलते हैं कि मुझे पता नहीं, और ना उसकी जो है ना वो हमारे साथ नॉर्मल वाली फंक्शन हो रहा है बॉडी में और उसको हाइपरटेंशन है, तो ये एडियोपैथिक डिजीज में आ गई है। टॉक्सिक काज फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, टॉक्सिकेंस जब आ जाते हैं किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से, ठीक है, तो ज़्यादातर बैक्टीरिया से आते हैं, तो उसी की वजह से अगर वो इंजेस्ट हो गए तो हमारे साथ उसको में डिजीज काज कर लेते हैं पेशेंट में। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गई है टॉक्सिक डिजीज में आ गई है। बेसिक मैकेनिज्म अगले लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के साथ जो है ना हमारे साथ या एक लेक्चर में जो है ना ये वन टाइप हो जाएगा, ये जो है ना हम ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, या जो है ना 2। चलो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।